हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए। आज हम आपका मेथड का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए देखिए कोई भी मेथड हो, समझे, उसमें ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि सहसंबंध क्या है। देखिए जिनका जो मेथड होगा उसका क्वेश्चन आएगा कि सहसंबंध क्या है। जैसे इतिहास का मेरा हिस्ट्री है, तो इसलिए हिस्ट्री का दिया कि हिस्ट्री का दूसरे विषय से संबंध पर प्रकाश डाले। सहसंबंध यानी कोरिलेशन। देखिए कोई भी आपका मेथड हो, समझे, आपका फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, या सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, या कोई भी हो, सिविक्स हो, कोई भी, होम साइंस हो, कोई भी हो, आपको ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, समझे। तो इस पैटर्न पर आप देख लीजिएगा ना इस वीडियो को, मतलब किसी भी मेथड वाले, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, समझे, क्योंकि एक दूसरे सब कोरिलेट होता है, समझे। तो क्वेश्चन वही है कि सहसंबंध क्या है, इतिहास का दूसरे विषय से सहसंबंध पर प्रकाश डाले, यानी व्हाट इज कोरिलेशन, थ्रो लाइट ऑन कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर सब्जेक्ट, समझे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत भी है ये, समझे। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा है। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि आजकल हम लोग ऐसे बौद्धिक युग में भी ऐसे बौद्धिक में जी रहे हैं जिसमें अलग अलग विषय के बीच की सीमाएं खत्म हो रही है। देखिए देखिए अभी का जो समय चल रहा है इसमें कोई भी सब्जेक्ट को एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है, समझे। एकीकृत करने मतलब कि मिलाकर के, मतलब एकीकृत करने का मतलब होता है कि बच्चा को कोरिलेट करके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि जिससे उसको ना लगे कि हम दूसरा कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप ही लोग लेसन प्लान बनाइएगा, देखिएगा उसमें आप लोग को लिखना होगा कि पूर्व ज्ञान क्या होता है, समझे, प्रीवियस नॉलेज के बारे में। तो वैसे ही होता है कि कोई भी चीज़ को कोरिलेट करके पढ़ाइएगा ना, तो उसको नहीं लगेगा कि हम कोई दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ पढ़ा दिए, समझे, अब फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में मैथ का भी बहुत चीज़ यूज होता है। तो मतलब को रिलेट कर कोई चीज़ पढ़ाएगा तो बच्चा वो चीज़ नहीं भूलता है। तो वही चीज़ लिखा रहा है कि हम जानते हैं कि आजकल हम लोग ऐसे बौद्धिक युग में जी रहे हैं जिसमें अलग अलग विषयों के बीच की सीमाएं खत्म हो गई है और इन विषयों में सहसंबंध देखने को मिल रहा है। फिर लिखा है सहसंबंध एक रिश्ता या निर्भरता है। मतलब एक क्या है कि निर्भरता या रिश्ता, यानी को रिलेट कहने का मतलब है एक विषय दूसरे विषय से क्या होगा, मतलब सहसंबंध, या क्या होगा, उसका एक रिश्ता होगा। यह तथ्य है कि दो चीज़ों या चर इतने संबंधित है कि एक में परिवर्तन दूसरे में एक संगत या समांतर परिवर्तन के साथ होता है, यानी एक में बदलाव होगा तो दूसरे में भी बदलाव होगा। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए मैथ में सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 30 का मान, मान लीजिए आप जानते होंगे 1/2 होता है, समझे। तो मान लीजिए फिजिक्स में भी साइन 30 का मान 1/2 यूज करते होंगे, मान लीजिए। अब आगे चल के मान लीजिए कि साइन, मतलब साइन का मान तो बदलता नहीं, लेकिन मान लीजिए आप कि साइन 30 का मान, मान लीजिए अब एक क्या हो जाए कि 3/2, मान लीजिए 1/4 हो जाए, मान लीजिए। अब तो फिजिक्स में भी आपको क्या यूज करना होगा, 1/4 ही यूज करना होगा, लेकिन मान तो फिक्स है, नहीं चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए इससे कोई भी चीज़ है, समझे। जैसे मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट का जानते होंगे कि ऊंचाई कितना है, 8,848। पहले था, अब क्या हो गया, 50 हो गया। तो अब उसको चेंज करना होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक में परिवर्तन दूसरे में एक संगत या समांतर परिवर्तन के साथ होता है, समझे। तो वही चीज़ है लिखा हुआ। फिर लिखा है, हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों को रुचि आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाने के लिए विषयों में सहसंबंध होना अति आवश्यक। देखिए आजकल के बच्चा से क्या होता है कि पढ़ाई में रुचि नहीं लगता है, तो हमको क्या है उसी के अनुसार पढ़ाना है। तो उसी के अनुसार पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि विषय में सहसंबंध होना क्या है, आवश्यक है। फिर लिखा है कि विषय में सहसंबंध होने से कोई विषय को जल्दी एवं आसानी से समझा जा सकता है, यानी जल्दी बच्चा को भी नहीं लगेगा बोरिंग, और बच्चा भी क्या करेगा, जल्दी एवं आसानी से सीख लेगा। फिर लिखा है इतिहास का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, यानी को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर सब्जेक्ट। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि इतिहास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, व्यापक यानी बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विषय आंदोलन आदि का इतिहास होता है। यहाँ तक कि इतिहास का भी इतिहास है, समझे, यानी इतिहास का भी क्या है, कुछ ना कुछ इतिहास है। फिर लिखा है वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा है, अतः बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी विषय का अन्य विषय से सहसंबंध होना महत्वपूर्ण है। इतिहास का सहसंबंध भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान से इतिहास का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इतिहास इन सभी विषयों द्वारा वर्णित विभिन्न पक्षों के अतीत की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी पहले क्या हुआ है, तो हिस्ट्री क्या करता है, उसके अतीत की व्याख्या करता है कि पहले मतलब कैसे क्या था, उसका अतीत का व्याख्या करता है। अब देखिए अब लिखा हुआ है इतिहास का भूगोल से सहसंबंध, यानी को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी। लिखा है कि इतिहास भूगोल से घनिष्ठ संबंध रखता है। भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना करना असंभव है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रकाश के बिना आँख का कोई काम नहीं है, वैसे ही आँख का मतलब प्रकाश का आँख के बिना कोई मतलब वैल्यू नहीं है, समझे। मान लीजिए आपके पास प्रकाश रहेगा, आँख नहीं रहेगा, तो कोई वस्तु नहीं देख पाइएगा,
समझे। मान लीजिए आपके पास आंख है, प्रकाश ही नहीं है, तब भी कोई वस्तु को नहीं देख पाइएगा, समझे। तो वही कह रहा है कि भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना करना असंभव है। घाटे के अनुसार कि मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। इतिहास में जितना मानव तत्व प्रमुख है उतना ही भौगोलिक तत्व भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान महत्व रखता है। मानवीय तत्व से तात्पर्य मानव की इच्छा शक्ति, परिश्रम तथा ज्ञान से है। फिर लिखा है कि इतिहास एवं भूगोल परस्पर घनिष्ठता से संबंधित है, क्योंकि वे मानव गाथा में घटनाओं के घटित होने वाले समय एवं स्थान से संबंधित। यानी पिछले साल भूगोल मतलब क्या घटा, किस समय क्या घटा, कौन मतलब अथी में घटा। तो वही कह रहा है कि इतिहास एवं भूगोल परस्पर घनिष्ठता से संबंधित है, क्योंकि वे मानव गाथा में घटनाओं के घटित होने वाले समय एवं स्थान से संबंधित है। जॉनसन ने समय ज्ञान एवं भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है। यानी जॉनसन ने समय ज्ञान और भूगोल को क्या कहा है, इतिहास का नेत्र कहा है। मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र आदि की सहायता से ऐतिहासिक घटनाओं का स्थानीयकरण, दूरी, दिशा, साम्राज्य सीमाओं आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से अवगत हुआ जाता है। देखिए यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा, देखिए मानचित्र हुआ, ग्लोब हुआ, रेखाचित्र हुआ आदि की सहायता से क्या किया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं का क्या स्थानीयकरण किया जाता है कि यहाँ पर पहले क्या था, ये चीज़ है, उसकी दूरी क्या थी, उसकी दिशा क्या थी, उसका साम्राज्य सीमा क्या था। मान लीजिए अब गुप्त वंश हो गया या मौर्य वंश हो गया, तो उस समय का क्या सीमा था, उसका क्या भौगोलिक स्थिति थी, इसके बारे में पता चलता है हम लोग के इतिहास में, समझे। तो वो है ना एक दूसरे से रिलेटेड, समझे। उस समय कितना उसका सीमा, उत्तर में कितना था, दक्षिण में कितना था, पूर्व में कितना था, पश्चिम, ये सब पता चलता है ना। तो वही करा। और उस समय की तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति से क्या होता है, अवगत बनी, हम लोग जानते, जागरूक होते हैं, मतलब जानते हैं उसके बारे में, समझे। फिर लिखा है इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध, राजनीतिक विज्ञान दे या नागरिक शास्त्र दे, बात बराबर है, समझे। कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स दे, बात बराबर है, समझे। लिखा है कि प्राचीन काल में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अध्यापन इतिहास के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति इतिहास की उत्पत्ति से, सॉरी यहाँ पर काट दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गया है कि राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति इतिहास, यहाँ पर काट दीजिएगा कि इतिहास से हुई है, मतलब राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, इतिहास से हुई है। फिर लिखा है नागरिक शास्त्र मानव के कार्यों का एक नागरिक रूप से अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मानव के कार्यों के सामाजिक विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। इस तरह नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों का ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए इतिहास में पढ़ते होंगे कि कोई राजा का कैसा शासन व्यवस्था था, उसमें ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था, ये सब पता चलता है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि उस समय राजा का जो मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था, ये सब ना, गुप्त वंश में क्या कहते थे, मौर्य वंश में क्या कहते थे, ये सब भी पता चलता है। फिर लिखा है इसमें कहा है कोचर ने अपने शब्दों में कहा है कि शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा ही है जैसा वनस्पति से और प्राणी विज्ञान का प्राणियों से। यानी कहने का मतलब हुआ कि बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा है कि जैसा वनस्पति विज्ञान का वनस्पति से तथा प्राणी विज्ञान का प्राणियों से। फिर लिखा है फ्रीमैन ने भी इतिहास को भूतकाल की राजनीति की संज्ञा देनी, हिस्ट्री ऑफ ए पास्ट पॉलिटिक्स, समझे। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ, संविधान, राजनीतिक संस्था तथा सिद्धांतों का विकास क्रम इतिहास द्वारा ही स्पष्ट, मतलब उस समय कैसा संविधान था, उस समय की कैसी शासन प्रणाली थी, किससे पता चलता है हम लोग को, तो हिस्ट्री से ही पता चलता है। फिर लिखा है इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। लिखा है कि अन्य विषयों की तरह इतिहास एवं अर्थशास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध है। एक इतिहास के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वह अपने युग में आर्थिक ज्ञान की भली प्रकार जानकारी रखे, ताकि वह तत्कालीन समाज की आर्थिक दशाओं का सही वर्णन कर सके। मतलब उस समय की कैसा आर्थिक व्यवस्था था, खेती बाड़ी कैसे होता था, कैसे पैसा का क्या होता है, ये सब उसका जानकारी मिलता है किसके माध्यम से, तो आपका इतिहास के माध्यम से। अब लिखा है इतिहास के साथ मनोविज्ञान का संबंध, यानी कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ साइकोलॉजी। लिखा है इतिहास का मनोविज्ञान से भी घनिष्ठ संबंध रहा है। दोनों समाज में रहने वाले मानव के मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित, यानी जो देखिए हिस्ट्री तो मानव के अति से संबंध है, लेकिन आपका जो मनोविज्ञान क्या है कि मानव के मस्तिष्क से संबंध रखते हैं। इतिहास अतीत के संबंध में मनोविज्ञान को आदिकाल से आज तक की ठोस जानकारी देता है। यानी अतीत से संबंध क्या रखता है कि आदिकाल से कब तक जानकारी देता है, आज तक की ठोस जानकारी देता है कि उस समय क्या था, ये सब चीज़ पता चलता है। फिर लिखा है इतिहास के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन सहसंबंध। लिखा है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हुए समाज की प्रगति को प्रदर्शित करता है, अर्थात इतिहास सामाजिक कार्यों का विश्लेषण भी करता है। सभ्यता के उत्थान एवं पतन का मूल्यांकन समाजशास्त्र द्वारा ही संभव है, कि मतलब उस समय कैसा समाजशास्त्र, ये सब चीज़ का पता चलता है। फिर लिखा है इतिहासकार समाजशास्त्र द्वारा दिए गए सामाजिक संगठन के सिद्धांत पर अपनी सामग्री संयोजित करते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर ऐतिहासिक काल की विवेचना करते हैं। फिर लिखा है इतिहास का भाषा के साथ संबंध। देखिए
कोई भी होगा भाषा का जरूर, बिना भाषा का कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते, समझे। अब हिंदी भाषा हो, उर्दू भाषा हो या संस्कृत हो, कोई भी मतलब भाषा होना चाहिए, या इंग्लिश हो, कोई भी भाषा होना। तो वही करा है कि हम जानते हैं कि कोई भी विषय को अध्ययन अध्यापन में भाषा की जरूरत होती है, अतः इतिहास में भी भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध है। मतलब इतिहास का भी भाषा के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध। बिना भाषा के आप अच्छा पढ़ा ही नहीं सकते। इसको थोड़ा और भी लिख सकते हैं। फिर आपका लास्ट है इतिहास के साथ प्राकृतिक विज्ञान का संबंध। देखिए प्राकृतिक विज्ञान में तीनों आ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आ सकता है। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, हम एक ही एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि इतिहास का भी प्राकृतिक विज्ञान से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। जैसे रसायन शास्त्र में C40, देखिए सी कार्बन जो डेटिंग प्रणाली होता है, C40 का उपयोग जीवाश्मों को उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। देखिए तो क्या हुआ कि जीवाश्म उम्र ज्ञात कर रहे थे, क्या हुआ केमिस्ट्री में जो यूज करते हैं हम लोग C40 विधि, उससे क्या है कि हिस्ट्री का हमका क्या पता चला है कि कोई कितना साल पुराना जीवाश्म है या कोई लकड़ी कोई कितना पुराना है उसका पता चलता है। तो ये आपका हो गया। इसका निष्कर्ष थोड़ा लिख लीजिएगा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में कोई भी विषय में सहसंबंध होना जरूरी है, क्योंकि सहसंबंध होने से कोई विषय को आसानी से समझा जा सकता है और बच्चे भी इस तरह मतलब पढ़ने में रुचि लेंगे, समझे। तो ये सब जोड़ सकते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया। थैंक यू।